हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आपका 2023 का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम हो चुका है और वो आज ही था। तो मुझे लगा कि चलो, जो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है बोर्ड में क्वेश्चन आने लायक। तो उस पर हम आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो क्या था कि अब तक हमने जितना भी पढ़ाया था, और मैं क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, और ये 20 से 22 दिन में मुझसे जितने भी वीडियो बनी, जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनी वो मैंने अपलोड कर दी। तो खैर ये भी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तो नहीं था, बस बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि खुद ही वीडियो बनाओ, उनको एडिट करो और फिर बाद में उनको अपलोड भी करो। तो और फिर ये भी था कि बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो उसमें मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने उसमें वीडियो बनाकर उनको अपलोड करी। और मैं पूरी तो नहीं कर पाया कि हाँ, ये तो मेरी गलती है, लेकिन बस ये है कि हाँ, जितनी मैं कर पाया, क्या जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वालिटी है, उस वाली वीडियोस में क्वालिटी है, उन वाली वीडियोस में वो कैपेबिलिटीज है जिससे आप किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए, या फिर किसी भी बोर्ड के, किसी भी नीट या फिर जेई के एग्जाम के बेसिक्स को क्लियर कर पाए। है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप नीट या जेई का एग्जाम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे वीडियो को देख के, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, ना ही कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता। कोई भी भगवान नहीं है कि वो ये कह देगा कि यही क्वेश्चन आना है, 100% यही आएगा। ठीक है ना। तो क्या है कि बस हमें ये डिफाइन करना है अपने आप को। देखो, आज का ना बोर्ड का पेपर आपको दो तीन चीज सिखाता है। मैं लिखूंगी, ठीक है। आज का जो बोर्ड का पेपर है वो आपको दो तीन चीज सिखाता है। पहली चीज तो ये कि अगर जिस इंसान के कंसेप्ट क्लियर है तो उसको आप किसी भी तरह के क्वेश्चन दे दो, वो ऑब्वियस बात है उसको कर ही लेगा। और जो इंसान रट के चलता है चीज़ों को, कंसेप्ट को नहीं सीखता है, तो उसके लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं नए नए तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना। तो आज के पेपर में भी तीन चार बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। जो केस स्टडी थी वो भी बहुत अच्छी थी, अगर बच्चे उनको समझ पाते तो। पर ऐसा भी नहीं कि पेपर हार्ड था। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल मीडियम से थोड़ा अबव था, और जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड के एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से सही था पेपर। इतना मुश्किल भी नहीं कह सकते, इतना हार्ड भी नहीं कह सकते, बस हाँ, अबव एवरेज है ना। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी आसान था, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी हार्ड था। सो बस आज के जो हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से बोर्ड का एग्जाम में जो हमारा आज का है उनके आंसर्स क्या होंगे, सोल्यूशन क्या होंगे। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उन वाली वीडियोस में से, उन वाली वीडियोस को देख कर या पढ़कर हम बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं इस वाली वीडियो को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला कि जो हमारा सेक्शन है फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी, और फिर केस स्टडी वाला भी कर लेंगे अगले सेक्शन में। ठीक है। तो सबसे पहले 1 पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, 1 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स वाले, फिर 5 मार्क्स वाले। ठीक है। तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं कि अच्छा, जो मेरे पास सेट है वो है सीरीज GEFH 1/2। ठीक है। और जो मेरा क्वेश्चन पेपर कोड है वो है 5521। ठीक है ना। डिपेंड ऑन द सिचुएशंस कि आपका क्या सेंटर है, क्या सर्कल है ना। सीबीएसई का सर्कल भी होता है, नोएडा होते हैं, देहरादून होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उसके हिसाब से आपका क्या सर्कल है, तो उसी हिसाब से पेपर भी थोड़ा बहुत सेट हो जाता है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो मेरे पास ये वाला सेट है वो सेट 1 भी है, ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी जो हम सोल्व करेंगे वो क्या, हम सोल्व करेंगे केवल सेक्शन नंबर 1 को। ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमको दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन पर कूलम विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ। ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको जिसकी जो कैटेगरी होगी वो मैं बिलो एवरेज ही रखूंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है बहुत। क्या, अगर जिस इंसान को ये वाली बात पता हो कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम हमारे पास कोई एक चार्ज है क्यू, उसके आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इस तरीके से निकलता है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी जब एक हम डिस्टेंस के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है। तो उसने वाली बात बोल रखी है, जब हमारी ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर है, कितनी है, 4 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी ई की वैल्यू आ रही है 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट, अब हम चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, और हमें ये बतानी है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो जाए, 16 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक बार बताओ, 16 9 से कम में जाते हैं, 69 से जाते हैं, तो हमें ये वाली बात भी पता है क्या कि जिस तरीके से हम
डिस्टेंस बढ़ाएंगे ई और आर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जिस तरीके से हम आर बढ़ाएंगे ई घटेगा, ठीक है, आर घटाएंगे ई बढ़ेगा। तो अगर मेरा ई बढ़ रहा है तो इसका मतलब आर घट रहा होगा, तो जो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या होगा, 16 न्यूटन पर कूलम, और इसकी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर, क्या मान लेते हैं, आर। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपस में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे इसका आंसर रेशियो से ही निकल सकता है, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर मुझे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E1 हो गया, अब E2 निकाल लिया, तो के क्यू अपॉन, मुझे रेडियस नहीं पता, मैं उसका स्क्वायर मान लेता हूँ, पर मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, वो कितनी है, 16 न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ भी के क्यू आ रहा है, यहाँ भी के क्यू आ रहा है, अगर मैं इसको से डिवाइड कर दूँ, इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से, तो इससे ही कैंसिल आउट हुआ, तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया, मेरा 4 स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और 9 यहाँ आ गया, और 16 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ये कट जाएगा पूरा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, या फिर आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सिंपल सी 3 मीटर। तो कहने का मतलब जब मेरी रेडियस क्या होगी, 3 मीटर, जब मेरी रेडियस क्या होगी 3 मीटर, तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 16 न्यूटन पर कूलम। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपल लॉजिक बेस्ड था कि इस तरीके से हम जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पता है वही वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने पूछ लिया कि हमें क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, है ना, जो कि डिस्टेंस x है, एक डाइपोल। सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 12। कितनी डिस्टेंस है, 12। हमें इस वाले पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा +1 चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x, ये तो हमें गिवन है। अब हमें देखो इस वाले पॉइंट पर कितने पोटेंशियल होंगे, एक तो प्लस की वजह से, एक माइनस की वजह से, तो 2 पोटेंशियल माने जाएंगे। तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल इसके लिए क्वांटिटी तो v1 + v2 सिंपल से ऐड होंगे, कोई डायरेक्शन वाला रूल नहीं आएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसके लिए करना चाहूँ तो होगी x - l, क्यों, क्योंकि ये पूरी x थी, हाफ कितनी होगी l, तो ये कितनी हो जाएगी, x - l, प्लस के क्यू अपॉन x प्लस l हो जाएगी, ये x पूरी है, ये हाफ ये वाली हो जाएगी x + l, और यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन, तो क्या हो गया, के क्यू कॉमन आ गया, 1/x - l प्लस, सॉरी -1/x + l, ठीक है। तो देखो के क्यू यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बचा, x + l -x + l अपॉन x - l और x + l, ठीक है। x कैंसिल आउट, तो क्या बना, के क्यू इंटू 12 और a + b, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, और हम इसमें क्या मानते हैं कि जो मेरा l है वो बहुत क्या, हाँ, जो मेरा l है वो x से क्या होता है, बहुत छोटा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। जब हम उसका निकालते हैं नॉन साइड, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, अगर मैं इसको यहाँ पे निकालता इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो कितना आ जाता, 0। पेपर में है नहीं, पर आपको कौन सा आ गया वाला, सिंपल सा था कि अगर जिसको ये वाला डेरिवेशन पता होगा तो हमें बता देगा कि भाई देखो, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 1√2 हमने कहीं पढ़ा नहीं था इसमें, x⁴ भी नहीं पढ़ा था, 3 होता, 2 होता, 3 किसके लिए होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पोटेंशियल के लिए, एक आर थोड़ा कम हो जाता है, ये वाला लॉजिक था। तो v का फॉर्मूला क्या होगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले वाला 1/x²। तीसरा अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का है, ये तो क्लास 10th वाला ही क्वेश्चन है कि भाई हमें हीट निकालनी है, हीट एनर्जी निकालनी है, अगर हमें करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोस इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम फॉर 1 मिनट, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू RT, ठीक है। आई कितना है, करंट कितना चल रहा है, 0.8 इंटू 0.8, क्योंकि इसको स्क्वायर करना है। रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 40 ओम, ठीक है। और टाइम कितना है हमारे पास, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे 8 4 आ गया, इसके 0 से हमने 8 6 कर दिया, 32, 8 6 जा 48, तो 8 2 जा 16, जिसके लास्ट में 6 आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1536 जूल, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान नहीं था, ठीक है। अब हम 4th वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा 4th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या, सेल का क्वेश्चन है।
सीरीज पहले हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया भी था। अगर आप मेरी सेल की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताई थी एक बात क्या, कि सेल का वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। द सेल ऑफ EMF is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrode of the cell drops to V. ठीक है, सिंपल सही है। The internal resistance R of the cell is, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आपको ये वाली बात पता है कि वोल्टेज और EMF और करंट के बीच में रिलेशन होता है, तो अगर मैं IR को इधर ले जाऊँ तो E माइनस वी आ जाएगा मेरा आंसर। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया, E माइनस वी अपॉन आई। अच्छा, ये R का फॉर्मूला कहीं ये दी थोड़ी ना रखा है, ऐसा कहीं फॉर्मूला है ही नहीं। सी वाले ऑप्शन में है E माइनस वी अपॉन आई, लेकिन वहाँ R नहीं आ रहा है। पर हमारा, अच्छा वहाँ पे R आ रहा है लेकिन हमारा R नहीं आ रहा, तो वो तो नहीं हो सकता। पर हमें एक बात पता है, I का फॉर्मूला खुद क्या होता है, V अपॉन R। तो जब मैं I का फॉर्मूला रखूँगा तो क्या बन जाएगा, E माइनस वी अपॉन V इंटू आर। जब आप मेरी वीडियो देखोगे सेल वाली तो मैंने बता रखा है ये वाला क्वेश्चन कि स्पेसिफिकली एक वाले ऐसे पॉइंट पर जब हमें I की जगह V अपॉन R रखना पड़ता है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे हमने इसके। ठीक है, फिर हाँ नेक्स्ट वाला अच्छा है, देखो नेक्स्ट वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, हमारे पास एक बीम है इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की। ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, इस तरफ चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरफ चल रही है, एक प्रोटॉन की बीम इस तरफ चल रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है ना, हाँ इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरफ है और प्रोटॉन की बीम इस तरफ है। हमें एक बात पता है, जब कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है करंट हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है तो करंट किस तरफ चलेगा हमारा, इस तरफ। ठीक है, अगर प्रोटॉन इस तरफ चल रहा है तो करंट किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इस तरफ। तो अगर आप देखो करंट के रेस्पेक्टिव में, तो करंट एक इस तरफ चल रहा है, एक करंट इस तरफ चल रहा है। और जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था पैरेलल वायर वाला, तो मैंने वो आपको एक बात बताई थी, अगर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं टू पैरेलल वाले केस में, तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल। तो इन दोनों वाले केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिपेल ईच अदर। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपसे वो वायर्स के बारे में पूछ लेता कि एक वायर में करंट इस तरफ है, एक वायर में अपोजिट चल रहा है, तो आपको मैंने बताया था क्या होता है अपोजिट। ठीक है, क्या करते रिपेल। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया उसने, कि इन टर्म्स ऑफ, कि जो उसकी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी क्या, जो क्या है मोशन किसके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, तो बस आपको एक कंसेप्ट देखना था कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है करंट उससे अपोजिट चलता है, जिस तरफ प्रोटॉन चलता है करंट उसकी तरफ चलता है। बस यहाँ से हम निकाल देते हैं। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, चैप्टर नंबर 4। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट कितना चल रहा है, आई, और ठीक है, और इसका रेडियस क्या मान रहे हैं, ये ए। ठीक है, और द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट डिस्टेंस 2a। तो इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट वायर के लिए, V0I/2πr, ये तो होता है। तो उसने दो रेडियस दे दिए, एक रेडियस क्या है हमारा A/2, एक रेडियस क्या है 2a। तो दो रेडियस मिल गया हमारे पास, करंट दोनों के लिए सेम है, तो हमें रेशियो निकालना है। एक A/2 का होगा इस वाले पॉइंट पे, 2a का होगा कहीं यहाँ, होगा नहीं होगा, इससे डबल ए का हो गया 2a। तो इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेशियो निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले तो करा था, B1/B2 V0I अपॉन करंट, क्योंकि दोनों का सेम है, अपॉन अगर ER1 तो ये क्या हो जाएगा R2, इसको से डिवाइड कर दो, V0I से V0I कैंसिल आउट, 2π से 2π कैंसिल आउट, तो B1/V2 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, R2/R1। R2 की वैल्यू कितनी है 2a, इसकी वैल्यू कितनी है A/2, a से कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया 4। तो B1/B2 का रेशियो निकलेगा 4, डी इसका आंसर है। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, ENB रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने थोड़ी बहुत भी EMS पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड वेक्टर मानते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बाद में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके हिसाब से भी जो वेलोसिटी होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो ऑब्वियस सी बात है E क्रॉस B ही आना है। ठीक है ना, अच्छा B क्रॉस E और E क्रॉस E में अंतर भी है, क्योंकि इसके हिसाब से पहले कौन बनता है, और अगर आपने थोड़ी सी रीडिंग करी होगी बुक करने तो साफ साफ लिख रहा है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है E क्रॉस B। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, E क्रॉस B, सिंपल सारा लॉजिकल। चैप्टर नंबर फिर है ये वाला मोनोक्रोमेटिक वाला, चैप्टर नंबर वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक एक्सरसाइज का, मेरे पास शायद बुक तो नहीं है अभी फिलहाल, सेकंड बुक में जब आप एक एग्जांपल पढ़ोगे या फिर एक्सरसाइज का शायद दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन है ये वाला, है ना, एक्सरसाइज में वेव ऑप्टिक्स में,
कि वो आपसे ये पूछता है कि फ्रीक्वेंसी लाइट की कितनी है, वेवलेंथ कितनी है ना। जब आपका आंसर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट पे, और वो दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट में कम होता है, तो लास्ट में उनका रेशियो सेम निकल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी डायमेंशन होता है, जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी वेव की, जो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो रिफ्रैक्शन कर रही हो चाहे वो रिफ्लेक्शन कर रही हो। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल है, हार्ड नहीं है। देखो कैसे, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू मीडियम। ठीक है ना, एक बीम ऑफ लाइट है जो एयर से कहाँ चल रही है, ट्रेवल मीडियम, एयर से कहाँ चल रही है, किसी भी मीडियम में चल रही है। स्पीड एंड वेवलेंथ दे रखी है मीडियम में, है ना। जैसे पहले हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है हमारा एयर, ठीक है, और ये क्या है हमारा मीडियम, सही है। एयर में उसने कुछ भी नहीं दे रखा, उसने मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम। मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है, v की वैल्यू क्या होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ पर उसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी है 230 नैनोमीटर। अगर आपको पता है एयर में स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये तो दुनिया में सबको ही पता है, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है c/v, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इससे ही कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया u। तो जो मेरी म्यू की वैल्यू आई वो क्या आ गई 2। अच्छा, म्यू की वैल्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, आपको इसकी वो निकालनी है। तो आपको पता है लैम्डा मीडियम में जो होता है वो क्या होता है लैम्डा एयर अपॉन म्यू, ठीक है। और आपको क्या निकालनी है लैम्डा, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, देखो, तो लैम्डा मीडियम इक्वल्स टू लैम्डा एयर अपॉन म्यू एक फॉर्मूला होता है। सबको पता है कि जब हम कभी भी किसी भी दूसरे मीडियम में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब चीज किससे डिवाइड होती है, उसके इफेक्टिव इंडेक्स से। उसमें उसके इफेक्टिव इंडेक्स कितने बराबर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाँ, आपको क्या निकालना है लैम्डा एयर। तो लैम्डा एयर का फॉर्मूला क्या हो गया लैम्डा मीडियम इंटू म्यू। तो लैम्डा एयर का फॉर्मूला होगा, लैम्डा मीडियम का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, दे रखा है 230 है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 2 2 4, ये कितने आ गई नैनोमीटर। तो लैम्डा एयर की वैल्यू कितनी आ गई 460 नैनोमीटर, ठीक है। ये भी आसान सही था, बस कंसेप्ट था ये वाला कि जिसको ये वाली बात पता होगी म्यू वाली, वो निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। सो अब जो हमारा नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो थोड़ा हार्ड वाली कैटेगरी में ही आएगा। उसका रीजन इसलिए क्योंकि शायद बच्चों को पहली बात तो ये कि विजिबल लाइट है ना, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है शायद वो याद नहीं रहेगी। अगर वेवलेंथ याद रहेगी तो उसकी एक रेंज होती है, तो ये फिक्स रेंज नहीं होती है, और ये हमने कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और उसमें हमने ये वाली बात पढ़ी कि आपकी जो विजिबल लाइट है अगर उसकी रेंज है तो एक लोअर रेंज होगी एक अपर रेंज होगी। तो अगर वो वाली वेवलेंथ बदलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो क्या बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन भी बदल जाएगा। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बदलेगा तो, क्योंकि देखो जो मेरा ये है क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी कि बच्चों को शायद कन्फ्यूजन ये भी होगा कि इन सबका वर्क फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब उनका वर्क फंक्शन नहीं गिवन है, और शायद इतने 4 के 4 फंक्शन वर्क फंक्शन कोई कैसे याद कर लेगा, है ना। मुझे भी याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि सोडियम का तो 2.7 होता है और सीजियम का 2.14 होता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो शायद इसमें है दिक्कत, पर अगर देखो आप अंदाजा लगाओ तो जो सबसे कम होगा, और ऑब्वियसली बात है रुबिडियम और कैडमियम से बड़ा ही होगा, तो सोडियम और सीजियम अगर आंसर टिक लगाना होगा तो मैं सीजियम पे टिक लगाऊंगा। क्योंकि सीजियम का क्या है कम वर्क फंक्शन है। तो अगर सीजियम का वर्क फंक्शन कम है तो आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि सब इन चारों में सबसे कम किसका है सीजियम का। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सीजियम होना चाहिए। आप तो इसको कहीं ना कहीं से क्रॉस चेक कर लेना कि इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर है क्या। इसका एग्जैक्ट आंसर बताना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन सबकी ना रेंज होती है। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसकी विजिबल लाइट की एक रेंज है, इंफ्रारेड रेज लाइट की एक रेंज है। तो अगर वो रेंज बदलेगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी एनर्जी बदल जाएगी। अगर एनर्जी बदल जाएगी तो हम वर्क फंक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये मुझे थोड़ा निकालना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ही मान लूँ कि यहाँ थोड़ी हार्ड कैटेगरी वाली है। 11th इज सही क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है देखो, क्योंकि यहाँ ये वाला क्वेश्चन ना जैसे 1 नंबर में ना डाल तो दिया, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये है नहीं, ये कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कैसे, जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से 1/λ की वैल्यू निकालता हूँ, वो आती है R1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना। पहला ट्रांजिशन क्या हुआ है 5th से 1st में, तो 1/λ की वैल्यू क्या होगी इसे λ1 माना हूँ, ठीक है ना। ये हमेशा क्या है फर्स्ट ट्रांजिशन, क्या है फर्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है। तो λ1 हो गया। R फाइनली कहाँ रहा है वो फर्स्ट में, इनिशियल कहाँ था 5th में का स्क्वायर। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा R 25 माइनस 1/25, ये कितना हो गया R 24/25, ये किस वैल्यू निकल गई 1/λ1।
ठीक है। अच्छा, ओसने वाली बात बोल रखी है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है पांचवें से फर्स्ट में, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो उसकी वो है, जो वेवलेंथ है वो लैम्डा, ठीक है ना। तो उसकी वेवलेंथ हम लैम्डा वन की जगह क्या मानी जाएगी, वो लैम्डा मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/लैम्डा। इतना मुझे पता है। इसके वजह से मुझे क्या बात बतानी है कि जो व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 to n = 2, मतलब 5 से दूसरे में ट्रांजिशन कर रहा है, तो अगर वो फिफ्थ से सेकंड वाली में ट्रांजिशन कर रहा है तो 1/λ2 की वैल्यू क्या होगी, r n इनिशियल, सॉरी n फाइनल 2 का स्क्वायर, n इनिशियल 5 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, r 1/4 माइनस 1/25, तो कितना हो गया r 25 और मेरे 25 में 25 माइनस 4/100, एलसीएम इसका ये आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया r 21/100 और एक इसकी वैल्यू 1/λ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं और λ2 को निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, जैसे लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया 25/24r, ऐसे ही λ2 का फॉर्मूला क्या हो गया 100/21r, ठीक है। तो देखो 25 4 जा, r से r कैंसिल आउट, तो अब क्या बचा 21/24 इंटू 4, ठीक है। और ये क्या बन गया मेरा, तो अब इक्वेशन क्या बन गया मेरी, λ2 इधर आ गया, इधर जाएगा 24 इंटू 4/21, फिर कितना होगा 3 7 जा और 3 8 जा, तो 4 8 जा 32/7 इंटू लैम्डा, क्योंकि ये वाला लैम्डा यहाँ चला जाएगा ना इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा आंसर। तो 32/7 का है इसका एक लैम्डा आंसर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में तो नहीं है, पर हाँ इस वाले सेक्शन में 1 वाले में तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 मार्क्स वाले में तो होना चाहिए था कि बताओ कितनी वेवलेंथ होगी उसकी, पर चलो फिर भी सही है। 12th वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब आपने बाइंडिंग एनर्जी कर पड़े होंगे तो आपने देखा होगा 3 पीक आती हैं, एक तो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन के लिए, फिर सल्फर से वो ग्राफ इंक्रीज होता है 56 पे जाके मैक्सिमम होता है आयरन पे, ठीक है। तो ये वाली पीक होती है, इनके पीक होने का रीजन क्या है, यहाँ पर इनके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के पास। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जो वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो होती है एज पर देयर मास नंबर, जो बैंड का कर्व है, उनके जो आपस में जो नेबरिंग एलिमेंट है उनसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग एटम्स, ठीक है। तो 4 सही है इसका आंसर। फिर आते हैं हम, ए पीस ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। एक कॉपर और सिलिकॉन इनिशियली एक रूम टेम्परेचर पे, तो कॉपर सिलिकॉन एक क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और कॉपर क्या है, एक सिंपल सा कंडक्टर है। रूम टेम्परेचर पे बोथ को, दोनों को हीट कर दिया, और हमें पता है कि जब हमने रेसिस्टिव वाले ग्राफ पढ़े थे, तो रेसिस्टिविटी के ग्राफ, भले ही उसने यहाँ पे रेसिस्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रखा हो, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन बन के आ गया। देखो कैसे, हमें पता है सेमीकंडक्टर के लिए, जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर यहाँ है, रेसिस्टिविटी यहाँ थी, तो ग्राफ इस तरीके से था, ठीक है। और इसकी रेसिस्टिविटी यहाँ है, टेम्परेचर यहाँ है, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है यहाँ पे, कॉपर, और ये क्या है, सिलिकॉन, ये क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर का, उसकी जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी उसका करंट क्या होगा, इंक्रीज। और इस वाले केस में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, उसका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कॉपर के लिए क्या होता है करंट, जब हमने हमसे पूछ रखा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ये क्या हो गया, कॉपर के लिए डिक्रीज होगी और किसके लिए, सिलिकॉन के लिए इंक्रीज होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 वाले भी अच्छा क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। आपने पढ़ा होगा नहीं वाला कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आर द टू प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो बुक में भी लिख रहा है साफ साफ, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और बुक में भी लिख रखा है डिफ्यूजन ऑफ एंड ड्रिफ्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑफ बोथ साइड। अच्छा देखो, इसमें हम एलिमिनेट करेंगे आंसर, केवल होल्स की वजह से नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से भी नहीं होता है, केवल डोपेंट के एटम्स के मूवमेंट की वजह से भी नहीं होता है, किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही मूव करेंगे, जब जाके हमारा क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन लेयर बनेगी।